हमारे आसपास की हर चीज आखिर किस चीज से बनी है? सदियों से इसका जवाब था परमाणु, यानी एक ऐसा कण जिसे और तोड़ा नहीं जा सकता। पर क्या हो अगर इस सबसे छोटे कण के अंदर भी एक पूरी की पूरी दुनिया छिपी हो? चलिए आज इसी छिपी हुई दुनिया के सफर पर चलते हैं। देखिए, लंबे समय तक डाल्टन के सिद्धांत की वजह से विज्ञान की दुनिया में एक बात बिल्कुल पक्की मानी जाती थी। परमाणु ही आखिरी चीज है। ये पदार्थ का सबसे छोटा कण है, इसे तोड़ा नहीं जा सकता। और कहानी यहीं खत्म हो जाती थी, या कम से कम हमें तो यही लगता था। लेकिन फिर कुछ वैज्ञानिकों ने एक बहुत ही कह सकते हैं खतरनाक सवाल पूछा। क्या हो अगर ये अविभाज्य कण असल में विभाज्य हो? मतलब क्या हो अगर इसे तोड़ा जा सकता हो? बस यही वो एक सवाल था जिसने विज्ञान की दुनिया की पूरी नींव हिलाकर रख। तो कहानी शुरू होती है 19वीं सदी के आखिर में। उस वक्त वैज्ञानिक बिजली के साथ तरह तरह के प्रयोग कर रहे थे और तभी उन्हें कुछ अजीब से संकेत मिलने लगे। ऐसा लग रहा था मानो परमाणु, जिसे सब एक ठोस गेंद की तरह समझते थे, असल में अपने अंदर कुछ बड़े राज छिपाए बैठा है। और फिर एक के बाद एक सुराग मिलने शुरू हुए। पहले गोल्डस्टीन को पॉजिटिव चार्ज वाली किरणें मिली। ये प्रोटॉन की मौजूदगी का पहला इशारा था। और इसके कुछ ही साल बाद जे थॉम्सन ने नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन की खोज कर डाली। बस खेल ही बदल गया। अब ये बात साफ हो चुकी थी कि परमाणु के अंदर कम से कम दो अलग अलग तरह के कण मौजूद हैं। परमाणु के अविभाज्य होने का विचार अब हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। तो ठीक है, ये तो पता चल गया कि परमाणु के अंदर कण हैं, पर वो रहते कैसे हैं? क्या वो बस ऐसे ही यहाँ-वहाँ बिखरे हुए हैं या फिर उनका कोई खास इंतजाम है? इस बड़े सवाल का जवाब देने की पहली हिम्मत दिखाई जे थॉम्सन ने। और ये हैं वो शख्स, जे थॉम्सन। इनकी खोज इतनी जबरदस्त थी कि इसने फिजिक्स की दुनिया में एक तूफान ला दिया और उन्हें इसके लिए नोबेल प्राइज भी मिला। पर वो सिर्फ खोज ही नहीं करते थे, बल्कि कल्पना भी करते थे। और उन्होंने ही पहली बार ये सोचने की कोशिश की कि एक परमाणु अंदर से दिखता कैसा होगा। उनके मॉडल को बड़ा मजेदार नाम मिला, प्लम पुडिंग मॉडल। जरा कल्पना कीजिए कि पूरा परमाणु पॉजिटिव चार्ज से बना एक केक या पुडिंग है और नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन्स उसमें किशमिश की तरह जगह जगह धंसे हुए हैं। या फिर एक तरबूज की तरह सोचिए, जो लाल वाला हिस्सा है वो पॉजिटिव चार्ज है और उसके बीज वो इलेक्ट्रॉन है। सबसे जरूरी बात यह थी कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को बैलेंस कर देते थे, जिससे पूरा परमाणु न्यूट्रल हो जाता था। थॉम्सन का मॉडल काफी हद तक सबको सही लग रहा था, पर विज्ञान की कहानी में अक्सर एक जबरदस्त मोड़ आता है, और ये मोड़ लेकर आए अर्नेस्ट रदरफोर्ड, एक ऐसे प्रयोग के साथ जो हमारी पूरी समझ को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। ये था इतिहास का मशहूर गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। आइडिया बहुत सीधा सा था। पॉजिटिव चार्ज वाले अल्फा कणों की बौछार करो सोने की एक बेहद पतली पन्नी पर। ये पन्नी इतनी पतली थी कि उसमें परमाणुओं की सिर्फ 1000 परतें थी, और मकसद था बस ये देखना कि परमाणु के अंदर से गुजरने के बाद ये कण जाते कहाँ हैं। तो उम्मीद क्या थी? थॉम्सन के पुडिंग मॉडल के हिसाब से तो यही लग रहा था कि अल्फा कण उस नरम से पॉजिटिव चार्ज के आर पार निकल जाएंगे, या ज्यादा से ज्यादा थोड़ा बहुत अपना रास्ता बदलेंगे, जैसे कोई गोली किसी केक के आर पार निकल जाती है। लेकिन जो असल में हुआ उसकी तो किसी ने दूर दूर तक कल्पना भी नहीं की थी। जो नतीजे सामने आए उन्होंने परमाणु के बारे में हमारी अब तक की पूरी सोच पर ही सवालिया निशान लगा दिया। रदरफोर्ड खुद इतने हैरान थे कि उन्होंने बाद में कहा, ये तो ऐसा था मानो आपने एक तोप का गोला टिश्यू पेपर पर चलाया हो और वो पलटकर वापस आप ही को लग जाए। सोचिए, ज्यादातर कण तो सीधे निकल गए जैसा सोचा गया था, पर कुछ गिने चुने कण ऐसे टकराकर वापस आए जैसे किसी ठोस दीवार से टकरा गए हों। इस हैरान कर देने वाले नतीजे का सिर्फ और सिर्फ एक ही मतलब हो सकता था, थॉम्सन का प्लम पुडिंग मॉडल गलत था, पूरी तरह से गलत। अब परमाणु की पूरी तस्वीर को नए सिरे से बनाने का वक्त आ गया था। तो नई तस्वीर क्या थी? जहां थॉम्सन का मॉडल एक ठोस पुडिंग जैसा था, वहीं रदरफोर्ड के नतीजों ने यह दिखाया कि परमाणु का लगभग सारा पॉजिटिव चार्ज और सारा वजन एक बहुत ही छोटी और घनी सी जगह पर इकट्ठा है। इसे नाम दिया गया नाभिक या न्यूक्लियस। और सबसे चौंकाने वाली बात, परमाणु का बाकी हिस्सा लगभग पूरी तरह से खाली था। जी हां, हमारे आसपास की ठोस दुनिया असल में ज्यादातर खाली जगह से बनी। रदरफोर्ड का मॉडल एक बहुत बड़ी जीत थी,
पर इसने एक और मुश्किल सवाल खड़ा कर दिया। उस जमाने के फिजिक्स के नियम कहते थे कि कोई भी चार्ज वाला कण जब चक्कर काटता है तो वो लगातार ऊर्जा छोड़ता है। इस हिसाब से तो इलेक्ट्रॉन को घूमते घूमते अपनी सारी ऊर्जा खो देनी चाहिए और आखिरकार नाभिक में समा जाना चाहिए। पर अगर ऐसा होता तो दुनिया में कोई भी चीज स्थिर नहीं रह पाती, सब कुछ ढह जाता। इस बड़ी पहेली को सुलझाने और परमाणु की कहानी को अंजाम तक पहुंचाने के लिए कहानी में एंट्री हुई दो और शानदार वैज्ञानिकों की, नील्स बोर और जेम्स चैडविक। नील्स बोर एक बिल्कुल ही क्रांतिकारी आइडिया लेकर आए। उन्होंने कहा, क्या हो अगर इलेक्ट्रॉन फिजिक्स के पुराने नियमों को मानते ही न हो। उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन कहीं भी आवारा नहीं घूम सकते, उनकी अपनी कुछ खास गलियां या कक्षाएं होती हैं, और जब तक वो अपनी गली में घूमते हैं उनकी कोई ऊर्जा खर्च नहीं होती। बस इसी एक विचार ने परमाणु को ढहने से बचा लिया। और फिर साल 1932 में जेम्स चैडविक ने इस पहेली का आखिरी और गुमशुदा टुकड़ा भी खोज निकाला, न्यूट्रॉन। ये एक ऐसा कण था जिस पर कोई चार्ज नहीं था और ये प्रोटॉन के साथ नाभिक के अंदर ही रहता था। और इसके साथ ही परमाणु के 3 मुख्य खिलाड़ियों की टीम पूरी हो गई, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। अब जब हमारे पास ये पूरी टीम है तो सवाल ये है कि हम इसका कर क्या सकते हैं। खैर, अब हम इस जानकारी से ब्रह्मांड के हर तत्व को उसकी असली पहचान दे सकते हैं। ये सब शुरू होता है परमाणु संख्या से। ये कुछ और नहीं, बस नाभिक में मौजूद प्रोटॉन की गिनती है। और यही हर तत्व का यूनिक आईडी कार्ड है, उसका अपना फिंगरप्रिंट। 1 प्रोटॉन मतलब हाइड्रोजन, 6 प्रोटॉन मतलब कार्बन। बस यही एक नंबर है जो एक तत्व को दूसरे से अलग बनाता है। यहाँ देखिए कितना आसान है। हाइड्रोजन का आईडी नंबर यानी परमाणु संख्या 1 है क्योंकि उसके पास 1 प्रोटॉन है। कार्बन का 6 है क्योंकि उसके पास 6 प्रोटॉन है। सिंपल। और अगर हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की गिनती को जोड़ दें तो हमें मिलती है द्रव्यमान संख्या, जो हमें बताती है कि नाभिक का कुल वजन कितना है। पर रुकिए, कहानी में एक और छोटा सा मोड़ है, आइसोटोप। इसे ऐसे समझिए कि एक ही तत्व के अलग अलग वर्जन या फ्लेवर हो सकते हैं। इनमें प्रोटॉन की संख्या तो वही रहती है, यानी उनकी पहचान नहीं बदलती, पर न्यूट्रॉन की संख्या कम या ज्यादा हो सकती है। मतलब पहचान वही पर वजन अलग। और ये सिर्फ कोई किताबी बात नहीं है। आइसोटोप सचमुच हमारी दुनिया को चला रहे हैं। यूरेनियम का एक आइसोटोप है जो न्यूक्लियर रिएक्टरों को बिजली देता है। कोबाल्ट का एक आइसोटोप कैंसर जैसी बीमारी से लड़ने में मदद करता है। और आयोडीन का एक आइसोटोप इलाज में काम आता है। ये सब कुछ सिर्फ इसलिए मुमकिन हो पाया क्योंकि हमने परमाणु के अंदर झांकने की हिम्मत की।